क्लास में हमने पीएन जंक्शन क्या होता है ये पढ़ा था, फिर डायोड भी पढ़ा था, डायोड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देखे थे हमने, है ना। ये चीजें हम कवर कर चुके थे। डायोड को सर्किट में दो तरह से बायस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, दोनों का मीनिंग क्या होता है ये हम समझ चुके थे। आज अपन डायोड के एप्लीकेशंस वाले पार्ट पे स्टार्ट करेंगे चीजें। एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डायोड है ना एक डायरेक्शनल डिवाइस है, तो एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है पर दूसरी डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता। तो ये ना बहुत जगह ऐसी जगह पर अपन यूज कर सकते हैं जहां पर हमको सिंगल डायरेक्शन में करंट चाहिए, है ना। तो मैंने एग्जांपल भी शायद दिया था, मोबाइल चार्जर वाला एग्जांपल। वो मोबाइल चार्जर जो होता है, मोबाइल को करंट देना चाहिए, मोबाइल की बैटरी से उल्टा करंट नहीं जाना चाहिए, तो हमारा डायोड्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी एप्लीकेशन पे आएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फिर आगे एप्लीकेशन देखेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में देने वाला हूँ। आप सब एसी पढ़ चुके हैं, तो मैंने एक एसी पोटेंशियल का सोर्स लिया, यहाँ एक डायोड लगाया और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया। एसी पोटेंशियल का सोर्स लिया, एक डायोड लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। डायोड बिल्कुल आइडियल मान सकते हो आप, ठीक है, डायोड बिल्कुल आइडियल मान सकते हो आप। जो एसी पोटेंशियल है उसका मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, वी इन, ये वी इन का मैंने टाइम के साथ आपको ग्राफ दिया हुआ है। ऑफ कोर्स एसी है तो साइनसोइडल ग्राफ बनाना चाहिए मुझे, तो एक साइनसोइडल ग्राफ में बना देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे मैं कह रहा हूँ वी आउट, ऊपर प्लस नीचे माइनस मान के जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे मैं कह रहा हूँ वी आउट। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वी आउट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, वी आउट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा बताइए। ये ग्राफ क्वेश्चन है, वी आउट का टाइम के साथ ग्राफ क्या होना चाहिए बताइए। एक डायोड लगाया है मैंने, एक एसी पोटेंशियल का सोर्स लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज वी आउट, और उसका और मैं टाइम के साथ ग्राफ पूछ रहा हूँ। मेरे पास आंसर भी आए हैं, गुड। निश्चित बिल्कुल सही, एवरीवन को नहीं देना था पर आंसर बिल्कुल सही, ऋषभ ने भी सही कहा। ओनली पॉजिटिव कर्व या हाफ वेव ऑफ इनपुट, हाफ साइकिल ऑफ इनपुट हमें आउटपुट में मिलेगा। जब भी इस एसी का हाफ साइकिल पॉजिटिव वाला आएगा तब तक हमें आउटपुट मिल जाएगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब हमें जीरो मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल पे हमको जीरो मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों, क्योंकि एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में हो रहा है। यहाँ पे डायोड जो है अगर मैं डी कहूँ तो डी इज इन फॉरवर्ड बायस, तो वो वर्क करेगा और वायर बन जाएगा, तो जो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप वही यहाँ मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और जब एसी का नेगेटिव बायस आएगा, नेगेटिव साइकिल आएगा, तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में, और बिकॉज डायोड इज इन रिवर्स बायस तो करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल जीरो मिलेगा। तो एसी के जो हाफ पॉजिटिव साइकिल है वो आउटपुट में मिलेंगे अपन को। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। बस यही जो चीज होती है, ये जो अपन ने बनाया डायग्राम, यही होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज नथिंग बट हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसी चीज को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ऐसे सर्किट से जो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये जो सर्किट है यहाँ पे, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अभी पूरी तरह से डीसी आउटपुट नहीं आया है आपका, लेकिन ये यूज होता है सर्किट। दिस इज अ बड़े जो सर्किट होगा एसी से डीसी कन्वर्जन का, उसका एक पार्ट है। पारस बोलिए, कुछ हैंड रेस करा आपने? चलिए शायद गलती से हो गया होगा। तो एसी से डीसी कन्वर्जन का जो पूरा सर्किट होता है उसका एक पार्ट होता है रेक्टिफायर, एंड रेक्टिफायर ये हमारे पास, ये जो अभी सर्किट बनाया है वो क्योंकि आउटपुट में आधी एसी की वेव दे रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो रेजिस्टेंस है इसको अब एसी का आधा हाफ साइकिल मिल रहा है, या यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो एसी का आधा साइकिल है, इसलिए इसको अपन हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब असली में जो हाफ वेव रेक्टिफायर होंगे हम जो घरों में यूज करते हैं वो कैसे दिखते हैं, या फुल वेव रेक्टिफायर कैसे दिखते हैं, तो आपने शायद कभी यूज करा हो। जितने भी डीसी डिवाइसेस होते हैं, जैसे घरों में आजकल सेट टॉप बॉक्स होता ही है, वो सब डीसी से वर्क करते हैं। उनके लिए सब ऐसा एक अडाप्टर जैसा लगाना पड़ता है आपको। मोबाइल चार्जर्स का भी एक अडाप्टर होता है, मोबाइल चार्जर का थोड़ा केस अलग होता है, वो करंट सोर्स होता है, पर जितने जैसे वोल्टेज सोर्स वाले जितने डिवाइस है, जैसे लैपटॉप का चार्जर हो गया, है ना, या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई, उसका जो अडाप्टर आता है, वीडियो गेम्स के अडाप्टर जो आते थे, वीडियो गेम में एक्सबॉक्स वगैरह खेला उनके अडाप्टर जो आते हैं, या पहले जो कैसेट वाले वीडियो गेम थे वो शायद खेले हो तो उसके अडाप्टर आते हैं। तो वो जो अडाप्टर्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो रेक्टिफायर की, उनके अंदर रेक्टिफायर है।
कौन सा रेक्टिफायर है? अब आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो थोड़े और अच्छे वाले रेक्टिफायर है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर तो थोड़ा ऐसे ही होता है, आधा साइकिल ही कम अपन को आउटपुट देता है इसलिए, पर हमारे कोर्स में ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये इनके अंदर होते हैं रेक्टिफायर। तो इनके अंदर क्या चीज है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर। अब आप घरों में देखना है जो अपने अडाप्टर से इन पे लिखा रहता है ये 5 वोल्ट आउटपुट दे रहे या 9 वोल्ट दे रहे या 12 वोल्ट दे रहे, इस तरह से लिखा रहता है इनका आउटपुट कितना है। तो इनमें जो वोल्टेज की वैल्यू जैसे बहुत कम आने वाली है, और घरों में जो एसी सप्लाई होता है वो 230 वोल्ट होता है। ये पढ़ा होगा आपने, अभी एसी चैप्टर पढ़ चुके हो आप। घरों में 230 वोल्ट सप्लाई होता है और हमें जो आउटपुट यहाँ मिलना है वो तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अडाप्टर जो है इनका आउटपुट बहुत कम चाहिए, हमें वोल्टेज लेवल बहुत कम चाहिए, तो वोल्टेज लेवल पहले कम कर लो, नहीं तो बाद में आप डीसी में कन्वर्ट करके कम नहीं कर सकते। तो वोल्टेज लेवल कम करने के लिए हम ना यहाँ पे लगा लेते हैं ट्रांसफॉर्मर। हम यहाँ लगा लेते हैं ट्रांसफॉर्मर, और आपने तो ट्रांसफॉर्मर पढ़ा ही है। तो हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया यहाँ पे। किस तरह का ट्रांसफॉर्मर लगाया? नॉर्मली हम लगाते हैं यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, पहले एसी का वोल्टेज लेवल कम कर लो थोड़ा, उसके बाद फिर रेक्टिफायर यूज कर लो। तो ये थोड़ा सा सही डायग्राम हो गया, जो एक्चुअल रेक्टिफायर होगा उसके अंदर जो डायग्राम होगा ये वो हो गया। चलिए, क्या है डायग्राम क्लियर? यस सर। या ओके बच्चों, चलिए अब ये मैंने बताया कि ये जो कोई काम का डिवाइस नहीं है, इसकी इफिशिएंसी वगैरह भी कमी आती है। इसकी इफिशिएंसी बहुत कम आती है, ये ओनली 40.8% करीब इफिशिएंसी आती है। ठीक है, ये इसमें जो आउटपुट है ना वो बहुत रिपल ही है। इसमें जो आउटपुट है वो डीसी नहीं है एक तो, और डीसी नहीं है लेकिन इसमें जो एसी का कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा है। वो मेजर करते हैं हम रिपल फैक्टर से। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर बताता है कि इस जो भी वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है उसमें एसी जो कंपोनेंट है वो कितना है डिवाइड बाय उसमें जो डीसी कंपोनेंट है वो कितना है, इनका रेशो आता है रिपल फैक्टर। डीसी कंपोनेंट मतलब जो भी आउटपुट है उसका मीन क्या है, उसकी मीन वैल्यू क्या है। किसी भी टाइम वेरिंग ऐसा फंक्शन कुछ मिले आपको तो उसकी मीन वैल्यू उसका डीसी वैल्यू होती है। और एसी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज में से उसकी मीन वैल्यू पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, डीसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो बचेगा उसका अब आरएमएस निकाल लो। जो भी टाइम के साथ वोल्टेज का फंक्शन है उसमें से उसकी डीसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। अब डीसी सब्ट्रैक्ट कर दिया मतलब कि उसकी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। अब मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा हुआ क्या होगा, ओनली मीन के ऊपर के रिपल, तो उस रिपल की आरएमएस वैल्यू निकालो। इसे कहा जाता है वोल्टेज का आरएमएस कंपोनेंट, वोल्टेज का सॉरी एसी कंपोनेंट डिवाइड बाय वोल्टेज की मीन वैल्यू मतलब डीसी कंपोनेंट। ये जो रेशो आता है इसे कहते हैं रिपल फैक्टर। डेफिनेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल हो रही है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या डेफिनेशन है। रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट इन वोल्टेज डिवाइड बाय डीसी कंपोनेंट इन वोल्टेज। फिर से रिपीट करता हूं, रिपल फैक्टर इज रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज। अब डीसी कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इसकी मीन वैल्यू, जो भी हमारे पास आउटपुट है उसकी मीन वैल्यू क्या है उसको बोलते हैं उसका डीसी कंपोनेंट, उसका एवरेज वैल्यू क्या है। और एसी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कि वोल्टेज जो भी आया था उसमें से उसकी मीन वैल्यू या डीसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो और जो बचा उसका आरएमएस निकाल दो। एसी में हमने पढ़ा ही आप सबने कि आरएमएस से अपन चीजों को डील करते हैं। तो वीएसी निकालने के लिए वोल्टेज का जो भी फंक्शन था उसमें से डीसी वैल्यू विच विल बी कांस्टेंट उसको सब्ट्रैक्ट करो और जो फंक्शन बनेगा उसकी आरएमएस निकालो। मीनिंग समझ में आ रहा है रिपल फैक्टर का? डेफिनेशन समझ में आ रही है? यस सर। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बच्चों रिपल फैक्टर, ये पहले की किताबों में रहता था, पहले काफी यूज होता था ये कॉन्सेप्ट, पर आजकल किताबों में नहीं है और आजकल एनसीईआरटी में पूछती नहीं है। फिर भी आप पुराने क्वेश्चंस कभी करो, आप वहां कभी आ जाए कहीं लिखा हो तो आपको दिक्कत नहीं लगे, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए तो रिपल फैक्टर की डेफिनेशन ये होती है। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, अब हमारे कोर्स में तो है नहीं तो हम बहुत ज्यादा इसके मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जा रहे, कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता देता हूँ कितनी आती है। तो इसकी वैल्यू आती है 1.21, इसकी वैल्यू आती है करीब 1.21, करीब करीब इसकी वैल्यू आती है 1.21। पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व होके आता है और वैल्यू आती है इसकी 1.21। चलिए आई होप कि याद रख सकते हैं आपको, इसको आप याद रखिएगा। इसकी वैल्यू आती है 1.21, रूट 1.5 के आसपास कुछ नंबर बनता है। यस, सजल पूछ रहा है रिपल फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है।
रिपल फैक्टर का सिग्निफिकेंस है कि ये बता रहा है कि आपका जो आउटपुट है उसमें कितना रिपल्स थे। रिपल्स मतलब कि देखिए जो भी हमारा टाइम वेरिंग जैसे फंक्शन आते सॉरी टाइम वेरिंग जैसे जो भी आउटपुट आ रहा है इसका हम मान सकते हैं कि डीसी प्लस एसी है। ये डीसी प्लस एसी है, ठीक है। एक कांस्टेंट वोल्टेज में हमने कुछ ना एडिशन कर दिया रिपल्स का, तो डीसी प्लस एसी से बनाया है हमने, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो जो एसी हमने ऐड करा है डीसी में वो कितना ज्यादा है ओवर द डीसी, तो इससे अपन रेशो निकाल रहे रिपल फैक्टर। जैसे मुझे पता नहीं, शायद एसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक वोल्टेज ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं हम, ये में ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट ए प्लस बी टाइम्स साइन ओमेगा टी। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? इसकी आपने आरएमएस वैल्यू निकाली होगी, मीन वैल्यू वगैरह निकाली होगी, है ना? तो ये क्या है ना, ये क्या है, आपने कांस्टेंट वोल्टेज ए में एक साइनसोइडल वोल्टेज ऐड कर रखा है, तो आपने एक डीसी में एसी ऐड कर रखा है, तो ये डीसी प्लस एसी तो है। तो हर तरह का जो टाइम वेरिंग वोल्टेज है, जैसे ये, इसको भी अपन ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें एक डीसी वैल्यू थी, उसमें हमने इसमें कुछ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जोड़ दिया है, तो इनके एडिशन से बना है, ऐसा सोच सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इसमें वो डीसी और एसी कितना कितना था, उनका रेशो वो रिपल फैक्टर है। चलिए ओके, तो रिपल फैक्टर क्या है अपन थोड़ा सा आइडिया समझ गए। अब अभी इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो एग्जैक्ट जो आजकल यूज होता है वो हाफ वेव नहीं है, हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसे? तो बहुत ही सिंपल होता है ये भी। सबसे पहले तो वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे हम, ठीक है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, इसकी सेकेंडरी जो कॉइल होती है इसमें एक स्पेशलिटी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की सेकेंडरी कॉइल में एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है उसके एकदम बीच में से एक वायर हम निकाल के रखते हैं, इसके बिल्कुल बीच में से एक वायर हम निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें 3 वायर निकले हुए हैं, एक सबसे ऊपर से निकला हुआ है, एक बीच में से निकला हुआ है और एक नीचे से निकला हुआ है, इस तरफ से। तो ये जो ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी कॉइल में से 3 वायर है, एक सेंटर में से भी है, इसको बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए शॉर्ट में टेप लिख रहा होगा सभी में। तो दिस इज अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। मीनिंग समझ में आया सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का, कि वही सेकेंडरी कॉइल के एकदम सेंटर से एक वायर और निकाल दिया, 3 वायर निकाल दिया अपन ने। यस, चलिए आगे क्या होता है आप समझते। अब आगे के सर्किट में हम ऊपर एक डायोड लगा देते हैं, नीचे एक डायोड लगा देते हैं, और इन दोनों डायोड को साथ में ज्वाइन करके जो हमें आउटपुट लेना है वो इस सेंटर और इस टर्मिनल के बीच में लेते हैं, यहां लिया जाता है आउटपुट। ये दोनों डायोड के जो हमारे पास एन टर्मिनल थे उनको तो हमने साथ में जोड़ दिया, देखिए ये डायोड का आया वायर तो यहां से जुड़ गया, और फिर इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड बीच में कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस का दूसरा एंड सर्किट में जाके बीच में कनेक्ट हो गया। तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा आउटपुट है, ठीक है। चलिए इसकी वर्किंग समझते हैं अच्छे से ना। वर्किंग के लिए सबसे पहले तो वही एसी का इनपुट पोटेंशियल में दिखा देता हूं। सपोज ये हमारे पास एसी इनपुट पोटेंशियल था इस तरह से, है ना, दिस वाज द इनपुट पोटेंशियल बी इन, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास कुछ इस तरह से साइनसोइडल एसी। इसको 2 हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में हम बात कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिर्फ पॉजिटिव हाफ को अपन समझते चलिए पहले। तो पॉजिटिव हाफ का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के कंपेयर में यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, सही है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ कि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। यहाँ पे प्लस दिखा दिया मैंने और यहाँ माइनस दिखाया, ये बता रहा है कि ऊपर हायर पोटेंशियल है और नीचे लोअर पोटेंशियल है। एम आई राइट? सही है क्या ये? सही है? यस सर। बोलिए जल्दी से। यस। अब सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है,
और ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, अगर मैं कॉइल को बीच में से काट रहा हूँ तो दोनों में आधा आधा ईएमएफ आ रहा होगा, दोनों में एग्जैक्टली हाफ ऑफ ईएमएफ होगा। जो टोटल ईएमएफ था उसका आधा ईएमएफ इस कॉइल में है, आधा ईएमएफ नीचे की कॉइल में। तो अगर बीच वाले पॉइंट को देखें तो उसके कंपेयर में यहाँ पर हायर पोटेंशियल है और उसके कंपेयर में नीचे लोअर पोटेंशियल है। यहाँ के कंपेयर में देखिए, इसको मान लीजिए 0 पर है, इसको मान लीजिए 0 वोल्ट पर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 वोल्ट पे मान लूं तो इसके कंपेयर में ऊपर हायर पोटेंशियल हो गया और इसके कंपेयर में नीचे लोअर हो गया। ये समझ में आया? यस सर। है ना? चलिए, वेरी गुड। अब क्योंकि यहाँ हायर पोटेंशियल था तो ये डायोड जो हो गया फॉरवर्ड बायस में हो गया, यहाँ से करंट जा सकता है। इसको नाम दे देते हैं, चलो इसको D1 बोल देते हैं, नीचे वाले डायोड को D2 बोल देते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो D1 है वो मुझे दिख रहा है फॉरवर्ड बायस में, और D2 जरा ध्यान से देखो, D2 के P पर नेगेटिव पोटेंशियल है तो वो क्या है, रिवर्स बायस में। D2 पे रिवर्स बायसिंग आ रही है और D1 पे फॉरवर्ड बायसिंग। तो D1 तो करंट फ्लो कराएगा, ये उसने करंट फ्लो करा दिया, वो करंट गया है यहाँ, क्या वो ऐसे नीचे यहाँ इसमें जा सकता है? ऐसे बोलो, क्या वो नीचे इसमें ऐसे जा सकता है? डायोड तो इस तरफ करंट अलाउ नहीं करता है, नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। यस, तो करंट फिर रेजिस्टेंस में जाएगा इस तरह से, वो रेजिस्टेंस में से आया और वापस कॉइल में। तो एक तरह से सेकेंडरी कॉइल का अपर पोर्शन वर्क कर रहा है ओनली, और ऐसा करंट फ्लो करेगा इस तरह से, और सेकेंडरी कॉइल में फ्लो कर जाएगा। नीचे जो डायोड है वो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं होने देगा क्योंकि वो रिवर्स बायस में था, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल था तो रिवर्स बायस में इस तरह से। चलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बच्चों, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है अपन देख गए। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में स्टार्ट करते हैं चीजें। ये नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। फॉर दिस हाफ साइकिल अब नीचे वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और ऊपर वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, मैंने रेड कलर से दिखाया। नीचे हायर पोटेंशियल, ऊपर लोअर पोटेंशियल, ठीक है। नीचे हायर पोटेंशियल है तो D2 जो हो गया वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। नाउ D2 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज इन रिवर्स बायस, बिकॉज D1 के यहाँ पर अब नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो बिल्कुल उल्टा चीज हो जाएगी। अब यहाँ से करंट आएगा, वो करंट ऐसा गया, वो करंट D1 से तो जा नहीं सकता, वापस रेजिस्टेंस से फ्लो करा और ये सेकेंडरी कॉइल में वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब की बार लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी साइकिल वर्क कर रहा है एक तरह से, अब की बार लोअर हाफ द सेकेंडरी साइकिल वर्क कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल वर्क कर रहा है। बस अब दोनों ही बार हुआ क्या है देखिए, जो वी आउट मिला है हमको, करंट जो रेजिस्टेंस से कर रहा है उसकी तो डायरेक्शन सेम ही है दोनों बार, रेड और ग्रीन एरर दोनों ही सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रहे हैं। इसका मतलब वी आउट की डायरेक्शन तो सेम ही मिलेगी हमें दोनों ही केस में। फर्स्ट केस में जो वी आउट की डायरेक्शन होगी वही सेकंड केस में होगी। फर्स्ट केस में एसी जैसा ही अपन वी आउट दिखा देंगे और सेकंड केस में भी वैसा ही दिखा देंगे, तो दोनों ही हाफ साइकिल से हमें वी आउट ऐसा मिलेगा। और आगे भी दिखाओ तो आगे भी दिखाते जाऊं। तो एक तरह से मॉड साइन एक्स जैसा हमको आउटपुट मिल गया, ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसका मैग्नीट्यूड वाला मिल गया, नीचे वाला नेगेटिव वाला पोर्शन ठीक ऊपर की तरफ चला गया, तो हमको एक आउटपुट ऐसा मिल गया। बताइए, समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके बच्चों, अब कुछ बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं कि अभी सेकेंडरी कॉइल का आधा ही पोर्शन यूज हुआ था, है ना, तो भी तो वोल्टेज लेवल कम कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तो पहले कम करना चाह रहे थे ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया तो था हमने, इसलिए ठीक है, और अच्छा है वो तो अपन को ट्रांसफार्मर थोड़ा सा कम रेशियो का ले लेंगे और क्या अपन, ठीक है, उधर आधा हो जा रहा है यूवी। चलिए, तो अब की बार ये अच्छा चीज हो गया कि यहाँ पर जो थोड़े टाइम तक आइडियल रहना पड़ता था, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आ रहा है फिर आइडियल रहे, फिर आउटपुट आया फिर आइडियल रहे, वहां पे जीरो पोटेंशियल वाला टाइम नहीं है, आइडियल टाइम नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। यहाँ जो एफिशिएंसी आती है वो इसकी जस्ट डबल हो जाती है, तो आप डबल कर दीजिए, 81.6% करीब एफिशिएंसी आती है। रिपल फैक्टर, क्योंकि आउटपुट में अब थोड़ा सा ज्यादा एवरेज आ जाएगा आपकी बात, ठीक है, क्योंकि अब जो जीरो वाला पोर्शन था वहां पर भी वोल्टेज आ रहा है, तो रिपल कम हो गए, रिपल फैक्टर इसका कम आता है, बस 0.48 ही आता है, 0.48 ही आता है इसका। चलिए, तो ये अपन ने पहले पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर देन फुल वेव रेक्टिफायर। पर आपका डाउट अब क्लियर है क्या? आप पूछना चाह रहे थे लास्ट क्लास में? यस सर, क्लियर है। ओके बच्चों, बाकी बच्चे भी देख लीजिए, किसी को कोई भी समस्या कहीं भी अभी
ऑल क्लियर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते फिर। सो ये हमने फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों पढ़ लिए। अब एक और तरह का रेक्टिफायर होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है लेकिन किताबों में रहता है और पूछते भी है, सीबीएसई में तो आ भी जाता है। अब वो पढ़ते हैं अपन। तो लिखिए हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर यही जो सर्किट का आउटपुट था सेम आउटपुट रहता है, वर्किंग बस अलग है। तो मैं हाफ वेव वाले को हटा के यहाँ फुल वेव का डायग्राम बता के आपको बताता हूँ क्या होता है फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आजकल हम सब यही यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। अगर तुम्हें ना जो अडाप्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें खोल के देखो तो आज अब तो क्या हो गया है कि यार थोड़ा चिप विप ऐसी आती है कि दिखता नहीं उसमें ढंग से। डायोड वायोड है ना उतने मतलब चिप में ही लगे रहते हैं तो इतने अच्छे से दिखते नहीं है। थोड़ा सा पुराना अगर अडाप्टर हो तो उसमें अच्छे से दिखेगा, उसमें ट्रांसफार्मर भी दिखेगा, डायोड्स भी दिखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पास है ना एक पहले एलईडी बल्ब आते ना, तो एलईडी बल्ब था, उस बल्ब के अंदर भी ऐसे ही रेक्टिफायर लगता है क्योंकि एलईडी को भी क्या चाहिए, एसी थोड़ी से काम करता है, वो तो डीसी से काम करता है। तो एलईडी बल्ब के अंदर भी होता है। अगर कोई एलईडी बल्ब खराब हो गया हो तो उसको खोल के देखना, उसके अंदर भी मिल सकता है आपको ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए, तो व्हाट इज द ब्रिज रेक्टिफायर? तो स्टार्टिंग तो वही है, एसी सिग्नल है, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं ताकि ये डीसी में कन्वर्ट हो जाए, उसका वोल्टेज लेवल थोड़ा कम हो जाए। वोल्टेज लेवल कम करने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। नाउ आफ्टर दैट यहां पर एक सर्किट बनाते हैं हम जिसको बोलते हैं ब्रिज। यहां पर एक सर्किट बना रहा हूं मैं जिसको कहा जाता है ब्रिज, ठीक है। सर्किट कैसा बन रहा है जरा ध्यान से समझते जाइएगा। पहले तो मैंने एक रोम्बस जैसा बना दिया। अब इस रोम्बस की पैरेलल आर्म्स में पहले डायोड लगा देता हूँ, एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ। ये दोनों जो पैरेलल आर्म्स है इसमें देखिए मैंने डायोड को बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। ये दोनों डायोड बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लगे हैं। फिर दूसरी दो पैरेलल आर्म में भी डायोड लगाओ, वो भी सेम डायरेक्शन में ही लगाओ, पर इस तरह से लगाओ कि इनका जो ओरिएंटेशन था डाउनवर्ड जा रहा था तो इनका अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। बस इस तरह से होना चाहिए हमारा ब्रिज, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इनमें डायोड का कनेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। कैसे? तो ब्रिज में ध्यान ये रखना होता है कि पैरेलल ब्रांचेस में डायोड की डायरेक्शन सेम होती है। ये दोनों भी पैरेलल है, इनमें भी देखिए डायोड की डायरेक्शन सेम है इन दोनों में, और ये दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इधर दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलिए वेरी गुड। आगे अब ये दो पॉइंट से रोम्बस के एक डायगोनल से तो हमें इनपुट पोटेंशियल मिल जाएगा, और रोम्बस का जो दूसरा डायगोनल है ना, बस यहां से हमारा आउटपुट पोटेंशियल ले लेंगे हम, यहां से हमारा आउटपुट पोटेंशियल ले लेंगे, ठीक है। तो ये नीचे जो मैंने रेजिस्टेंस दिखा दिया इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेने वाले हैं। सपोज यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, तो ऐसा मैं वी आउट दिखा सकता हूँ, ऐसा मैं वी आउट दिखा सकता हूँ। चलिए वर्किंग समझते हैं उसकी। फिर से वही एसी के पॉजिटिव हाफ और लोअर नेगेटिव हाफ दोनों को मैं अलग अलग कलर से दिखाऊंगा। एसी के पॉजिटिव हाफ में यहाँ हायर यहाँ लोअर, ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। यहाँ हायर पोटेंशियल तो यहाँ से करंट आया, यहाँ हायर पोटेंशियल, वो करंट इसको D1 को फॉरवर्ड बायस में कर रहा है। देखिए ये D1 है, इसके पी पर हायर पोटेंशियल था तो D1 फॉरवर्ड बायस में, इसको नाम देते हैं D2, फिर ये D3 और ये D4। तो D1 फॉरवर्ड बायस में आ गया था क्योंकि उसके पी पर हायर पोटेंशियल है। वहां से करंट अपन स्टार्ट कर देते हैं। ये करंट भेजा, क्या करंट इसमें जा सकता है, D2 में, ऐसा उल्टा तो जा ही नहीं सकता। तो करंट फिर ऐसा जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, रेजिस्टेंस में जाके यहाँ आया। अब यहाँ से क्या वापस हायर पोटेंशियल में जाएगा करंट? नो, करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल होती है। लो पोटेंशियल यहाँ नीचे था इसलिए करंट ऐसा आ गया, D3 से फ्लो करते हुए वो वापस सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल से स्टार्ट हुआ, ये ऐसा फ्लो हुआ रेजिस्टेंस में से, फिर वापस जो ये पैरेलल डायोड थे इन दोनों ने नीचे की तरफ करंट फ्लो करा दिया। समझ में आ रहा है डायग्राम? देख लीजिए बच्चों अच्छे से। करंट का ओरिएंटेशन ऊपर हायर पोटेंशियल था तो वहां से स्टार्ट हुआ करंट, D1 फॉरवर्ड बायस में, इधर तो जा नहीं सकता करंट, तो करंट ऐसे जाएगा, उसका इधर नहीं जा सकता तो रेजिस्टेंस से गया, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ आया,
यहाँ से फिर हायर पोटेंशियल में तो जा नहीं सकता करंट, हायर से लोअर जाता है, इसलिए लोअर मतलब नीचे गया, यहाँ से वापस कॉइल। ठीक है, तो ये अपने करंट का अपने डायरेक्शन देख ली मूवमेंट की। नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ हायर पोटेंशियल और यहाँ लोअर पोटेंशियल, रेड कलर से दिखा दूंगा। तो यहाँ हायर है तो करंट ऐसा आया, हायर पोटेंशियल यहाँ था, अब D3 से तो जा नहीं सकता, अब D2 से जाएगा। ठीक है, इधर गया, यहाँ से D1 नहीं जा सकता, रेजिस्टेंस से जाएगा, तो रेजिस्टेंस से करंट गया, वो यहाँ आ गया। यहाँ से आने के बाद फिर वापस हायर पे जाएगा क्या? नहीं, लोअर पे जाएगा, इसलिए अब D4 से वापस सेकेंडरी कॉइल में। तो अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए, यहाँ से करंट आया, D2 देन रेजिस्टेंस देन D4 देन सेकेंडरी कॉइल। तो आप इवन वाले डायोड काम कर रहे हैं, पहले ऑड वाले डायोड काम कर रहे थे। तो एसी के फॉरवर्ड हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 एंड D3 ये काम कर रहे थे और D2 और D4 रिवर्स होने की वजह से काम नहीं कर रहे थे। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में D4 एंड D2 इवन वाले काम करते हैं और D3 एंड D1 ये काम नहीं करते क्योंकि रिवर्स बायस की। दोनों ही बार रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन सेम थी, रेड और ग्रीन दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, तो वी आउट बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको। बताइए, ब्रिज रेक्टिफायर समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सब बच्चे देख लीजिए, कोई डाउट हो किसी भी जगह पे, यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। वेरी गुड। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे? मैं पूरा के पूरा ब्रिज उल्टा कर दूं, पूरा ब्रिज उल्टा कर दूं तो एक काम करेगा नहीं करेगा? बताओ। पूरा की पूरा ब्रिज बिल्कुल ऊपर नीचे कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो बताओ काम करेगा कि नहीं करेगा? यस, इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क, बिल्कुल सही, क्योंकि ये ब्रिज ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, तो इसको फ्लिप भी कर देंगे तो कोई काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इस ब्रिज को 90 डिग्री से घुमा दूं, 90 डिग्री से घुमा दूं तो काम करेगा कि नहीं करेगा? नो, करेक्ट आंसर इज नो, बिल्कुल सही। सही बच्चे, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं नो, बिल्कुल सही, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, वो गलत है। करेक्ट आंसर इज नो, है ना? जब ब्रिज ऐसा कर दूंगा मैं, तो बना के दिखाता हूं आपको, मैं आपको बना के दिखाता हूं मैं। ब्रिज मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको 90 डिग्री घुमाया, तो ये D3 और D4 ये यहाँ आ गया मेरे पास, D4 90 डिग्री घूम के, और यहाँ आ गया D3। ठीक है, वो D1 चले गया घूम के यहाँ, ठीक है, और ये जो D2 था वो घूम के यहाँ आ गया। अब ऐसा कुछ लगाया आपने, है ना? अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो एसी के फॉरवर्ड हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ हायर पोटेंशियल, तो यहाँ से करंट आया, तो दोनों तरफ अलाउड है जाने के लिए, तो दोनों तरफ करंट जाएगा। वो यहाँ पहुंचा, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, तो रेजिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं, वो वापस आया और कॉइल में। सिंपल, समझ में आया? रेजिस्टेंस में करंट क्यों नहीं गया? क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस को पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा है, तो उसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे से करंट आएगा तो इसमें जा ही नहीं सकता, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल करंट नहीं आएगा इसके अंदर। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं आ रहा है, तो कोई काम का ही नहीं सर्किट फिर तो। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्रिज में कुछ चेंज कर दिया और पूछ लिया आपसे कि काम करेगा नहीं करेगा, तो ब्रिज की वर्किंग अच्छे से पता होनी चाहिए। ब्रिज में किधर कैसे रेजिस्टेंस लगाना है, कैसे डायोड्स लगाना है, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। फॉरवर्ड हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन काम करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन से डायोड्स काम करते हैं, कौन नहीं करते, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। इन सब पे बेस्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, नाउ एडवांटेज पूछ रहे थे मेरे से कुछ बच्चे कि ब्रिज रेक्टिफायर का कोई एडवांटेज है क्या? तो यस, ये सस्ता पड़ता है। डायोड आर वेरी चीप, डायोड सस्ते, तो डायोड में 4 डायोड लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। पहले भी हमें मान लो 1 रुपए के आ रहे थे 2 डायोड, तो अब भी 1 रुपए के मिलेंगे हमें 4 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो अपना नॉर्मल वाला ट्रांसफॉर्मर है। अब यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर था और यह नॉर्मल वाला है। सेंटर टेप में बीच में से एक बार जोड़ना पड़ रहा था, वहां नहीं जोड़ना पड़ रहा।
तो वो चीज अच्छी है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड बढ़ गया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बीच में से एक ट्रांसफार्मर नॉर्मल वाला ही लेना पड़ रहा है, तो ये चीज फायदेमंद है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर से अपना काम हो जाएगा, इसलिए सब आजकल ये यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। आप आजकल कोई भी पावर एडाप्टर वगैरह को ओपन करो तो ब्रिज रेक्टिफायर ही मिलेगा अंदर। चलिए क्लियर। पर पूछ रहा है सेंटर Yes, वायर sir. में क्या दिक्कत? कॉस्ट वो अलग से बनाना पड़ता है, उसके लिए महंगा पड़ता है। ठीक है, जो चीज बहुत सारी बन रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ अगर अलग से करवाना पड़े, आपको कुछ भी चीज कस्टमाइज कराने पड़े तो इट विल बिकम कॉस्टली। ओके चलिए आगे बढ़ते। तो अपने एप्लीकेशन देख ली डायोड की। अब ब्रिज और फुल वेव सभी जितने भी हमारे ये रेक्टिफायर थे, कोई भी प्योर डीसी तो अभी भी बना नहीं रहा था ना, तो प्योर डीसी कैसे बनाए, ये क्वेश्चन तो अभी भी हमारा बाकी है। प्योर डीसी कैसे बनाए, और बहुत अच्छी चीज है कि हमारे कोर्स में है कि कैसे बनाई जाती है प्योर डीसी, है ना। उसके लिए हमें एक डिवाइस पढ़ना पड़ेगा, डायोड की एक स्पेशलिटी पढ़ना पड़ेगी, तो वो पहले पढ़ते हैं। तो लिखिए आप रिवर्स ब्रेकडाउन, लिखिए रिवर्स ब्रेकडाउन, नोट करिए अपनी कॉपी में रिवर्स ब्रेकडाउन लिखिए। when diode is in reverse bias mode, when diode is in reverse bias mode, very small current flows through it, very small current flows through it because of minority charges. When diode is in reverse bias, very small current flows through it because of minority charges. डायोड में माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो करते हैं रिवर्स बायसिंग मोड में, तो बहुत कम करंट आता है, ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पेयर ऐसा कुछ ऑर्डर का रहता है। ठीक है, अब वो करंट बहुत कम है, उसको बढ़ा नहीं पा रहे अपन, है ना, तो बहुत दिक्कत है। लेकिन रिवर्स बायस का पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते जाए, तो हमने देखा था ग्राफ जो बनाया था मैंने, ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी लाइन बना दी कि करंट ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, कितना भी रिवर्स बायस लगा दो। लेकिन एक स्पेशलिटी है जो मैंने आपसे उस समय नहीं शेयर करी थी, आपको नहीं बताई थी, अब वो बता रहा हूं। आगे लिखिए, when reverse bias potential is kept on increasing, when reverse bias potential is kept on increasing, a sudden increment in current, a sudden increment in current observed, a sudden increment in current is observed, which is only limited by external circuit. A sudden increment in current through diode is observed, which is only limited by external circuit. This phenomena is called reverse breakdown. This phenomena is called reverse breakdown. तो मैंने आपको शुरुआत में जो ग्राफ बताया था डायोड का, कांस्टेंट करंट, और इधर फॉरवर्ड बायसिंग में करंट वी कट ऑफ के बाद ज्यादा आता है। ये जो रिवर्स बायस में जो अचानक से करंट बढ़ जाता है, ये वाला फिनोमेना नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता है, ये बहुत हाई पोटेंशियल पे होता है। बहुत हाई पोटेंशियल मतलब 30-40 वोल्ट ऐसा पोटेंशियल लगाओ नॉर्मल डायोड पे, तब जाके होता है। तो नॉर्मली हम इतना पोटेंशियल लगाते ही नहीं हमारे डीसी सर्किट में। जैसे आप अब कभी अडाप्टर्स उठा के देखना तो 12 वोल्ट 9 वोल्ट ऐसे वोल्टेज से काम करते वो, तो इतना पोटेंशियल तो हम लगाते ही नहीं है, तो ब्रेकडाउन आएगा ही नहीं नॉर्मल वोल्टेज लगाने से, तो नॉर्मली होता ही नहीं ऐसा।
तो बहुत स्पेशल केसेस में ऐसा होता है, बहुत हाई पोटेंशियल पे जाकर ये होता है कि अचानक करंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब पहले तो इसका रीजन समझते हैं कि क्यों होता है। जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको हमने नाम दिया है ब्रेकडाउन पोटेंशियल या जेनर पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे जाके अचानक करंट बहुत ज्यादा आ जाता है उसे बोलते हैं जेनर पोटेंशियल या ब्रेकडाउन पोटेंशियल। और यहाँ करंट इतना ज्यादा आ सकता है डिवाइस में कि वो जल भी सकता है, इसलिए उसे लिमिट करने के लिए हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के रखना पड़ता है जो इसको कंट्रोल करके रखे करंट को। और आप ग्राफ से देख रहे हैं कि डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये बी, वो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा, पर उसके अंदर करंट तुम कितना भी फ्लो करा सकते हो। तो इसकी खासियत हो रही रिवर्स ब्रेकडाउन मोड की कि पोटेंशियल डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट है, बट उसमें से करंट वेरिएबल आ सकता है, उसमें से करंट कितना भी आ सकता है और पोटेंशियल उसके अक्रॉस कांस्टेंट है। ये एक खासियत है इस चीज की जिसे हम यूज करेंगे। पर पहले समझते कि ऐसा हुआ क्यों था, है ना, वाई रिवर्स ब्रेकडाउन में अचानक करंट बढ़ गया था। तो इस चीज को अपन पहले एड्रेस करते हैं। देखिए ये अपना वही पीएन जंक्शन डायोड बना रहा हूं मैं, दिस इज पी, दिस इज एन रीजन, और हमने इसे रिवर्स बायस में रखा है। तो बैटरी को जिस तरह से लगाई है मैंने, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने रिवर्स बायस में डायोड को कनेक्ट करा। ये बैटरी को चलो वेरिएबल लगाते हैं, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं। वेरिएबल सेल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो लगा के। तो एक वेरिएबल सेल है जिसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। रिवर्स बायस लगाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, दिस इज डिप्लीशन लेयर जिसकी विड्थ बढ़ चुकी है। पी में खूब सारे होल्स होते हैं और बहुत माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत माइनॉरिटी में होल्स होते हैं, ठीक है। पर हमने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो इस तरह से लगाई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि होल्स एन के इधर मूव करे और जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो भी उधर की तरफ जाए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन पी के इलेक्ट्रॉन्स को उधर पुश करेगी और उधर एन के होल्स को इधर पुश करेगी। तो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है एन में होल्स और पी के इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से करंट आता है। मेजॉरिटी जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर की तरफ पुश हो जाते हैं जिससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बस बढ़ गई। यहाँ के मेजॉरिटी होल इधर पुश हो जाते हैं जिससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई। वो होल थोड़ा इधर जाके बस रुक जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधर जाके बस रुक जाते हैं, क्योंकि वो होल ऐसा मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से ऐसा मूवमेंट उनका नहीं हो सकता। अंदर यहाँ पे होल फिर कैसे बनेंगे, उन्हें जनरेट भी करना पड़ेगा हमें, तो पूरा होल का ऐसा मोशन नहीं हो पाता है डिप्लीशन लेयर में, क्योंकि चार्ज कैरियर नहीं है तो इसलिए होल्स का ऐसा पूरा मूवमेंट नहीं हो पाता है। चलिए सब तो अपन पढ़ चुके थे। अगर हम धीरे धीरे इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारी जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनी है वो बढ़ेगी, है ना, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है वो बढ़ रही है बेसिकली। और ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो जंक्शन के अक्रॉस रहता है, क्योंकि जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की भी एक होती थी, याद करिए, जंक्शन में खुद की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इसको मैंने शायद रेड कलर से दिखाया था, तो मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड थी जंक्शन में खुद की, वो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। तो जंक्शन रीजन में बीच का डिप्लीशन लेयर जो है वहां पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो कर रहे थे दोनों तरफ से। तो ये माइनॉरिटी चार्जेस जब इस जंक्शन रीजन या डिप्लीशन लेयर में आएंगे तो यहाँ काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्सलेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी विड्थ जो है बहुत कम है डिप्लीशन लेयर की। किस ऑर्डर में होती है, माइक्रोमीटर के, और अब किस पोटेंशियल को लगाने वाले 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट ऐसा पोटेंशियल। तो यहाँ काफी अच्छी 10.6 के ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो सकता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन चल के दूसरे एटम तक जा रहा था, बीच में कोलाइड इनसे इन दोनों से हुआ, इनके बीच में कहीं नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग टू कोलिजन, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है उसमें इतनी एनर्जी गेन कर ले कि सेकेंड एटम से टकराकर उसको एनर्जी इतनी सप्लाई कर दे कि वहां का वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में आ जाए। मैं रिपीट करता हूं फिर से, आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या जो भी अपन यहाँ होल बोल सकते हैं, इनका मोशन कैसे हो रहा है। वो क्या फ्री मूव करते हैं? नो, वो कोलाइड भी करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीलरेट हुए, किसी एटम वेक्टर से टकरा गए, फिर वो एक्सीलरेशन से एनर्जी जो गेन करी थी वो लूज हो गई, वापस एक्सीलरेट होना स्टार्ट करते। तो कुछ इस तरह से मोशन होता है अंदर कंडक्टर में, ऐसा पढ़ा है अपन लोगों ने, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा ऐसा, सही है क्या? फ्री थोड़ी होता है, एम्प्टी स्पेस थोड़ी है, वहाँ एटम्स भी है हमारे पास, सिलिकॉन के एटम्स भी है,
तो इलेक्ट्रॉन है ना बीच बीच में एक्सेलरेट करके सबसे टकराते भी रहते हैं। अब वो एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कितनी है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इन डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन भी ज्यादा मिलेगा, और एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा तो दो कोलिजन के बीच में वो एनर्जी गेन भी ज्यादा करेगा, और ये एनर्जी गेन जो वो करता है वो एटम से टकराकर उस एटम को लूज कर सकता है। जो एटम ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है वो हो सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड भेज दे, अगर एनर्जी सफिशिएंट है। तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन से टकराकर एनर्जी गेन कर रहा है वो हो सकता है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड सेंड कर दे, अगर उसको एनर्जी सफिशिएंट मिल रही है तो हो सकता है ऐसा। यस सर। है ना, सभी बच्चे समझ लीजिए, डिप्लीशन लेयर में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन काफी एनर्जी गेन कर रहे हैं, एंड दैट एनर्जी मे बी इक्वल टू द एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हो सकता है इससे आ जाए। अगर ऐसा हो गया कि इतनी एनर्जी आ रही है तब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन जो चल रहे थे थोड़े बहुत, माइनॉरिटी जो होल चल रहे हैं उधर से इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, ये कोलाइड वलाइड करते रहेंगे, और कोलिजन्स की वजह से एटम्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी दे देंगे। और अगर एटम में ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल दो जनरेट होने लग जाएंगे, जिनकी वजह से जो चार्ज कैरियर की कमी होती है ना डिप्लीशन लेयर में वो नहीं रहेगी। अचानक से चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ सकता है। अगर हम इतना पोटेंशियल लगा दे कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कि डिप्लीशन लेयर में कोलिजन से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग स्टार्ट हो गई, तो खूब सारे चार्ज कैरियर आ जाएंगे अचानक से, दैट्स व्हाई करंट अचानक से खूब बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये? यस सर, क्लियर है सर। तो ये Okay, जो एक्सेलरेट हुआ, जो हाँ। चार्जेस एक्सेलरेट हुए डिप्लीशन लेयर में, वो माइनॉरिटी चार्जेस थे, कौन से इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही, माइनॉरिटी चार्जेस से, बिल्कुल सही, माइनॉरिटी चार्जेस से। यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट एक फ्लो कर रहा होता है ना माइनॉरिटी करंट, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से। तो वो यस जो सर। ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा होता है वो किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से, जो n के होल और p के इलेक्ट्रॉन। तो वही जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो टकरा रहे हैं अंदर डिप्लीशन लेयर में एटम से, और उनको एक्साइट करके उनके अंदर वैलेंस बैंड में होल और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दे रहे, जिससे क्या होगा, अचानक से चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्लियर? यस सर। सभी बच्चे समझ लीजिए अच्छे से। ओके, ये जो मैंने प्रोसेस बताई आपको, दिस इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। इस प्रोसेस से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। अभी मैंने आपको बताया एवलांच। एक और प्रोसेस पॉसिबल है विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जिसको हम जेनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। आप सबने इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो आपने कोरोना डिस्चार्ज भी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो भी आयनाइज हो जाते हैं, एयर में से करंट पास होने लगता है अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। है ना, लाइटनिंग जब होती है तो यही चीज होती है बेसिकली, कि एयर अचानक से आयनाइज हो जाती है, एयर में खूब सारे चार्ज कैरियर आ गए तो एयर के थ्रू करंट आ जाता है। नॉर्मली अपन एयर में करंट थोड़ी देखते, नॉर्मली कोई सेल वेल लगाओ तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव टर्मिनल हवा की वजह से चल रहा है, होता है क्या ऐसा? नो सर। नहीं ना, बैटरीज में भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही। बड़ी बैटरी लगाओ, कार वार ट्रक व्रक की बैटरी, उनमें भी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट जा रहा है। सो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस तो ये नहीं होता है, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई सो एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाता है। ये पढ़ा है आपने एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन की नहीं? यस सर, पढ़ा है। हाँ, सोजल भी बताना पड़ा, वेरी गुड। सो वही फिनोमेना यहाँ भी पॉसिबल है। मैं बार बार बोल रहा था डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो क्या डायरेक्टली ब्रेकडाउन नहीं हो सकता? या सिलिकॉन के एटम में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गए, एटम आयनाइज हो गया, उसका एक जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, सो एटम्स का भी आयनाइजेशन हो सकता है। और सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस जो होती है मेटल में, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता था वहां, जिसको अपन बोलते थे कोल्ड इमिशन। याद यस करिए, सर, यस। Yes, फोटो sir. इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था। तो वही सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ भी हो सकती है। तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर में, तो ये चीज यहाँ भी आ जाती है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, वो फिनोमेना भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो ये हमारी दो थ्योरीज है, ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, अचानक चार्ज के रेट क्यों बढ़ जा रहे हैं समझाने की। अब एग्जैक्ट अंदर क्या हो रहा है वो तो हम अंदर से कैसे पता करें बाहर से देख के,
ठीक है, तो उसको हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। हमारी दो थ्योरीज है, एक है जेनर ब्रेकडाउन, दूसरी एवलांच ब्रेकडाउन। क्या दोनों थ्योरी क्लियर आपको? Yes, sir. Sir. ओके बच्चों, बट एक छोटा सा प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन होने के लिए डिप्लीशन लेयर में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए जितना जेनर ब्रेकडाउन होने में चाहिए। नॉर्मली अगर हम डोपिंग बहुत ज्यादा करें, दोनों तरफ डोपिंग बहुत ज्यादा करें, तो डिप्लीशन लेयर बहुत थिन बनेगी। इन दैट केसेस जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल आता था वो कम आता है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल थोड़ा कम आता है। तो वहां हम अंदाजा लगाते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन हो रहा होगा ज्यादा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डोपिंग करी, डिप्लीशन लेयर बहुत थिन है, तो कम पोटेंशियल पर ही ऐसा हो जा रहा है। तो कम पोटेंशियल पे क्यों हो रहा होगा? डिप्लीशन लेयर वहां थिन है, और मैक्सिमम जो आप पोटेंशियल ड्रॉप लगाते हो वो डिप्लीशन लेयर में ड्रॉप हो रहा है। तो डिप्लीशन लेयर थिन बनी है, तभी ऐसा हुआ है कि पोटेंशियल कम रिक्वायर्ड है। तो इसलिए ऐसे डायोड्स को हम स्पेशल नाम दे देते हैं जेनर डायोड्स, और उनका कुछ एप्लीकेशन भी है। और उन डायोड्स के अंदर जिनमें डोपिंग ज्यादा करके हमने ब्रेकडाउन पोटेंशियल कम करा रखा है, वहां पे ब्रेकडाउन का फिनोमेना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डोमिनेट होगा। जेनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा करके बताया था, इसलिए उनके ऑनर में से जेनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। सो व्हेन डायोड्स आर हाईली डोप्ड, तो उनमें ये ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यस। नाउ तो अभी जस्ट मैंने कहा कि हमने ऐसे डायोड्स भी बना लिए हैं जो कम पोटेंशियल पे भी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो ऐसे डायोड जो स्पेशली हम ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं जेनर डायोड। उन्हें हम बोलते हैं जेनर डायोड। They are specially designed to work in reverse bias mode and in breakdown mode. ब्रेकडाउन होता है तो इनमें खूब करंट आ सकता है, तो इनमें हीट भी जनरेट हो सकती है। तो हीट को बाहर अच्छे से डिसिपेट कर ले, इसके लिए हम इसको डिजाइन करते हैं कि जो अंदर हीट जनरेट हो रही है बाहर निकल जाए, डायोड खराब नहीं हो जाए, उसके इलेक्ट्रिकल टर्मिनल में करंट सस्टेन करने की एबिलिटी हो, इतना हाई करंट सस्टेन कर सके। ठीक है, इन डायोड्स को हम रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में ही वर्क कराते हैं। तो ये स्पेशल डायोड होगा एक तरह से, इसलिए इनका सिंबल भी थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं। सिंबल ऑफ दिस डायोड कुछ इस तरह से बनाते हैं। एक डायोड बनाया और उस पर हमने जो उसकी जो वर्टिकल आर्म होती थी ना, ये लाइन बनाते थे, इसमें ऐसा कुछ बना दिया, जेड जैसा बना दिया। आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही सिंबल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जेनर डायोड, ये भी जेनर डायोड। ठीक है, तो दिस इज सिंबल ऑफ जेनर डायोड। क्या करता है ये रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में वर्क करता है, वर्क इन रिवर्स ब्रेकडाउन मोड। क्या वर्क करता है? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट रहेगा अगर तुम करंट कितना भी फ्लो करा लो, अगर ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल दे दिया है। ठीक है, तो इन सब पे लिखा रहता है कि इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या रहता है। दे आर मार्क्ड विथ वी जेनर और वी ब्रेकडाउन, या वी भी लिख दे रहा हूं मैं, पूरा लिख देता हूं। उन पे लिखा रहता है कि किस पोटेंशियल पे ब्रेकडाउन होगा। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट लिखा है, तो 5 वोल्ट लगा दिया इसके अक्रॉस, तो इसमें करंट कितना भी फ्लो करा सकते हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, चाहे 10 वोल्ट लगाओ इसके अक्रॉस तो भी 5 वोल्ट ही रहेगा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए मैं बना के दिखाता हूं। सपोज ये 10 वोल्ट का एक सेल लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया और एक जेनर डायोड लगाया। ठीक है, जेनर डायोड मैंने लगाया तो उसे रिवर्स बायस में लगा रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल 5 वोल्ट था, इसका VZ जो था वो 5 वोल्ट था। तो इसके अक्रॉस आप लगाने वाले हो 10 वोल्ट, ये तो 5 वोल्ट ही देगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब इसके अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, 10 वोल्ट लगाया तो बचा 5 वोल्ट किसके अक्रॉस होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो समझ में आ रहा है? क्योंकि जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ब्रेकडाउन से ज्यादा नहीं पड़ता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट ही रहने वाला है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, चलिए बाकी बच्चे भी है ना क्लास में? रेजी को तो आ रहा है, बिल्कुल सही। Yes, sir. वेरी गुड। देवांश को भी आ रहा है, गुड। सर हाँ बोलिए। सर लेकिन जो एक्सटर्नल वी जो लगाया है वो आई को अफेक्ट करेगा ना? यस, अभी वही बताने वाला हूं मैं
तो जेनर डायोड तो 5 वोल्ट से बढ़ाने नहीं देगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, आपने लेकिन यहाँ 10 वोल्ट लगाया तो बचा 5 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस को ड्रॉप कराना पड़ेगा अपने अक्रॉस। दैट्स व्हाई यहाँ जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 बाय रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 किलो ओम थी, यहाँ करंट 1 मिली एम्पियर का आ जाएगा, 5 वोल्ट बाय 5 किलो मतलब 1 मिली एम्पियर। अब अगर आप पोटेंशियल चेंज करो कुछ, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 वोल्ट को बढ़ाकर 12 वोल्ट कर दिया, तो डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होगा, इट शुड बी 5 वोल्ट ओनली। क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट है, अब यहाँ बचेगा अपने पास 7 वोल्ट, तो करंट बढ़ जाएगा सर्किट में 7 बाय 5 मिली एम्पियर। समझे? आपने पोटेंशियल सपोज बैटरी का कम कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने 8 वोल्ट कर दिया, दैट केस डायोड का तो फिर से 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, इस रेजिस्टेंस को पोटेंशियल ड्रॉप कम मिलेगा ओनली 3 वोल्ट, तो अब करंट कितना आ जाएगा 3 बाय 5 मिली एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कैसे बस सर्किट में करंट जो है वो चेंज हो रहा है, डायोड से करंट चेंज हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट ही रहेगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, शेयर पूछ रहा है हाउ विल फ्लो इन रिवर्स बायस, ये अभी पढ़ा ना हमने, रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में तो करंट आता है, इसमें करंट रिवर्स डायरेक्शन में तो फ्लो करता है, जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट है वही तो बढ़ जाता है इस डायोड के अंदर, ठीक है? ये स्पेशल डायोड है जिसमें उल्टा करंट फ्लो करता है, ऐसा याद रख सकते हो। चलिए फिर एक और डाउट आया था मेरे पास, डू करंट फ्लोस इन फॉरवर्ड बायस थ्रू जेनर डायोड? यस, जेनर डायोड्स आर नॉर्मल डायोड है ना, नॉर्मल डायोड ही होते हैं, बस स्पेशल बनाते हैं ताकि रिवर्स बायस में काम कर सके अच्छे से। तो इनको फॉरवर्ड बायस में अगर लगा दोगे तो करंट जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, ये सर्किट बना दिया मैंने, यहाँ जेनर डायोड लगाया, तो इसमें कोई पूछे कि करंट जाएगा कि नहीं? यस, क्यों नहीं जाएगा, जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी करंट करा सकता है फ्लो, बट हम उसको डिजाइन करते स्पेशली ताकि रिवर्स बायस में अच्छे से काम कर सके। फॉरवर्ड बायस में यूज कराने में कोई फर्क नहीं है, नॉर्मल डायोड जैसे ही एक्ट करता है। यस, बिल्कुल सही है ना, नॉर्मल डायोड जैसे ही एक्ट करेगा। हमें पता होना चाहिए उसका कट ऑफ वगैरह क्या है, वो पता रहेगा तो अपन करंट वरेंट भी बता सकते फिर। अच्छा, यहाँ जो मैं समझा रहा था वो सब क्लियर है कि जैसे बैटरी का पोटेंशियल मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए सर्किट में करंट एडजस्ट हो रहा है, बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट ही मेंटेन हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल सपोज मैं 4 वोल्ट कर दूं, तब क्या होगा? एनी गेस? Open circuit. Open ओपन, circuit. बिल्कुल सही। अब डायोड करंट फ्लो कराने नहीं देगा, डायोड करंट फ्लो कराने नहीं देगा, तो यहाँ एक्चुअली 4 वोल्ट है, तो यहाँ 4 वोल्ट का ड्रॉप रहेगा, 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं है पोटेंशियल, तो इसमें कोई करंट ही नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 4 वोल्ट यही ड्रॉप हो जाएगा, नॉमिनल करंट, जीरो करंट टाइप फ्लो करेगा यहाँ पे। ठीक है? अब कोई पूछे डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो 4 वोल्ट बताना, 5 मत बताना, और ये ओपन सर्किट जैसा काम करेगा। चलिए, तो आपको इसमें खासियत समझ में आ रही थी इसकी कि जब बैटरी का पोटेंशियल है ना 5 वोल्ट के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा था, बैटरी का पोटेंशियल मैंने 5 के ऊपर 8 करा, 10 करा, 12 करा, 13 करा था शायद, तो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो 5 ही था। यस, बिल्कुल सही कहा बच्चों। बाकी बच्चों समझ में आ रहा है कि डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही था हमेशा, है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, सपोज ये बैटरी पोटेंशियल जो था इसका वेरिएबल था, बट इट इज वेरी अबव, मान लीजिए 6 वोल्ट के ऊपर फ्लक्चुएशन चल रहा है उसमें, बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट के अबव ही है ना, इतना फ्लक्चुएशन चल रहा है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा के उसमें कांस्टेंट करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस में हम कांस्टेंट करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें 0.1 एम्पीयर का करंट चाहिए, इसमें मुझे 0.1 एम्पीयर का करंट चाहिए, तो मैंने यहाँ 5 वोल्ट का डायोड लगाया, इस रेजिस्टेंस से 0.1 एम्पीयर का करंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपको पता है क्या होनी चाहिए, तो 0.1 ये करीब कितना आना चाहिए, 0.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो 0.1 एम्पीयर का इसमें करंट आ जाएगा, सॉरी ज्यादा छोटा हो गया, मान लीजिए 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें 0.1 एम्पीयर का करंट आएगा। ठीक है, 5 वोल्ट से 50 किलो ओम
यहाँ पर 5 वोल्ट का ड्रॉप, जैसे 0.1 एम्पीयर का करंट है। अब चाहे बैटरी 6 वोल्ट के ऊपर कितना भी फ्लक्चुएट करते रहे, ठीक है, इसमें करंट 0.1 एम्पीयर ही जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा, ओनली 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट। हेंस यहाँ जो करंट जाएगा 50 किलो ओम में, वो कितना जाएगा, 0.1 एम्पीयर। So I am getting a constant current through this resistance. I am getting a constant current through this resistance. सपोज बैटरी का वोल्टेज अपना 10 वोल्ट था, सपोज 10 वोल्ट था, तो यहाँ 5 वोल्ट बचा, 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 1 मिली एम्पीयर का करंट आया था, वो 1 मिली एम्पीयर करंट में से 0.1 यहाँ गया, 0.9 यहाँ गया, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल सपोज 12 वोल्ट था, 12 कर दिया, इन दैट केस 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप है, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा 7 वोल्ट, तो 7/5 का इसमें करंट, उसमें से 0.5 यहाँ बचा। यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल सपोज अपन ने 9 वोल्ट करा, 8 वोल्ट करा, सपोज 8 वोल्ट करते, 8 वोल्ट में यहाँ 5 वोल्ट ड्रॉप, यहाँ 3 वोल्ट ड्रॉप, तो यहाँ 3/5 का करंट, मतलब 0.6 एम्पीयर का करंट, 0.6 में से 0.1 गया, 0.5 यहाँ गया। तो आप बैटरी कैसे भी फ्लक्चुएट कर रहे हो, यहाँ करंट कांस्टेंट आ रहा है, या इसको पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट मिल रहा है रेजिस्टेंस को, दिख रहा है? Yes. So this is a very important property of Zener diode. इससे हम वोल्टेज कांस्टेंट ऑब्टेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी रेजिस्टेंस में कांस्टेंट वोल्टेज मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज कर पा रहा हूँ। दैट्स व्हाई सर्किट, जो सर्किट बन रहा है इसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। दिस सर्किट इज वोल्टेज रेगुलेटर। दिस सर्किट इज वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? इट इज अ सर्किट ऑब्टेन्ड विद अ जेनर डायोड। और अभी अपन डीसी वाला सर्किट पढ़ रहे हैं। घरों में एसी का सर्किट जो होता है वो अलग होता है बेटा। वहां पे आप बोलोगे कि घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, क्या वो यही होता है? नहीं, थोड़ा फर्क है। वहां पर एसी सर्किट है तो वहां पे वोल्टेज स्टेबलाइजर अलग काम करता है, या डीसी सर्किट है तो डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये। यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल जब फ्लक्चुएट करेगा अबव 6 वोल्ट, तो इस रेजिस्टेंस से मुझे हमेशा कांस्टेंट करंट या उसके अक्रॉस हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा। ऐसे हम जेनर डायोड को यूज कर सकते हैं। चलिए, जेनर डायोड की वर्किंग समझ में आ रही है? हाँ, उसका Yes, sir. समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर ये आ गया तो अब हम रेक्टिफायर में अब पूरा एसी टू डीसी सर्किट पढ़ सकते, पूरा एसी से डीसी सर्किट पढ़ सकते। अब हम पूरा एसी से डीसी सर्किट पढ़ सकते, ठीक है। आपने एसी में फिल्टर वगैरह कुछ सुना है क्या? आपको फिल्टर वगैरह बताया था कुछ? यस सर, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। वेरी गुड, आपने पढ़ा है, वेरी गुड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा सपोज मैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, या ब्रिज ले लेते हैं, हटाओ चलो ब्रिज ले लेते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा हूं यहां मैं। और ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेने वाले थे। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर लगाने से क्या हो जाता है? कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए बहुत ही हाई रेजिस्टेंस देता है या लो रेजिस्टेंस देता है? बताओ, आप बताओ ना, आपने एसी पढ़ा हुआ है। लो देता है, बिल्कुल सही। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसका जो रिएक्टेंस होता है XC इज 1/ωc, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम। तो हाई फ्रीक्वेंसी को इजीली अपने में से अलाउ कर देता है पास करने के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा नहीं आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा आएगा फॉर लो फ्रीक्वेंसी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा आएगा फॉर लो फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई ये एक तरह से लो फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा है, तो हमने एक तरह से लो पास कर दिया सर्किट को। अब जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कम, तो एक तरह से लो पास सर्किट बना लिया अपने। इससे क्या होगा? पहले जो हमारा आउटपुट पोटेंशियल आ रहा था ब्रिज रेक्टिफायर से, वो कुछ इस तरह का आ रहा था। वह मान सकते थे कि हमने एक लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जोड़ा हुआ था।
हम ऐसा मान सकते थे कि हमारा ऐसा लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, ऐसा एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है जिसमें हमने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जोड़ा हुआ है। यहाँ पर वो हमारे जो पोटेंशियल है वो 0 कर रहा है इसको, फिर यहाँ पे बढ़ा रहा है ऐसा, फिर यहाँ पर फिर इसको मिनिमम करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है वो कुछ। तो ऐसा मान सकते हैं इसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एडिशन। अब वो अच्छे से बना नहीं पा रहा था, मैं इसको थोड़ा कोशिश करता अच्छे से बनाने की। ऐसा एक हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का एडिशन, समझे? जो हमारा इस तरह का आउटपुट है, दिस इज एडिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। एवरी सिग्नल, जो भी सिग्नल आप बनाओ, जो भी पीरियोडिक सिग्नल बनाओ, उसको हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल का एडिशन मान सकते हैं। ऐसा फोरियर ने बताया था हमको, ऐसा फोरियर ने बताया था हमको, ठीक है? फोरियर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने हमको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल को, जो भी पीरियोडिक है, इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सिग्नल भी है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज और लो फ्रीक्वेंसी के सम के फॉर्म में है। इसमें जो शार्प वेरिएशन हो रहा है, यहाँ जो शार्प वेरिएशन है, ये है हाई फ्रीक्वेंसीज की वजह से, और इसमें जो स्मूथनेस है, जो धीरे धीरे वेरिएशन है, दिस इज ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी। अब मैंने यहाँ पे ना कैसा सर्किट लगाया था, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर केवल लो फ्रीक्वेंसी अलाउ करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर देगा। दैट्स व्हाई आफ्टर कैपेसिटर मुझे जो आउटपुट मिलता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। कैपेसिटर लगाने की वजह से ये वाला जो आउटपुट था, इसमें जो एकदम शार्प ये चेंजेस हो रहे थे पोटेंशियल के, वो घट जाते, हट जाते, और मुझे केवल ये आउटपुट मिलता है। मुझे एक तरह से लो फ्रीक्वेंसीज वाला आउटपुट मिलता है उसमें से। क्या है, समझ में आ रहा है? ये लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा ना कि लो पास फिल्टर है हमारे पास, तो लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसीज को हटा देगा और लो फ्रीक्वेंसी अलाउ करेगा। ये चीज तो समझ में आ रही होगी, यस सर। है ना? लो पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी हटा देगा, ओनली लो फ्रीक्वेंसी अलाउ करेगा। लो फ्रीक्वेंसी मतलब जिसका टाइम के साथ वेरिएशन स्लो है, तो टाइम के साथ स्लो वेरिएशन वाली हमें फ्रीक्वेंसी केवल मिलेगी, टाइम के साथ स्लो फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें, है ना? तो हमें एक डीसी पोटेंशियल पे थोड़ा स्लो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अच्छा, डीसी पोटेंशियल पे क्यों मिल रही स्लो फ्रीक्वेंसी? क्योंकि कैपेसिटर डीसी की वजह से चार्ज हो जाएगा। जो भी इस पोटेंशियल में डीसी कंपोनेंट है उसकी वजह से चार्ज हो गया, डीसी पोटेंशियल की वजह से, और इसमें जो फ्लक्चुएशंस थे, उसमें जो लो फ्रीक्वेंसी के फ्लक्चुएशंस है वो मिल जाएंगे हमें। ये समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? फिर से बताता हूं मैं, ये जो हमारा पोटेंशियल था, याद करिए, इसे मैंने कहा था ये डीसी प्लस एसी जैसा है। दिस इज डीसी प्लस एसी। अगर इस सर्किट में डीसी पोटेंशियल लगाऊंगा तो कैपेसिटर उस डीसी पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा, और एसी पोटेंशियल लगाऊंगा तो उसमें वो फिल्टर वाली चीज हो जाएगी। तो डीसी पोटेंशियल से चार्ज हो गया तो एक हायर डीसी पोटेंशियल मिला, और उसमें लो फ्रीक्वेंसी से हमें वेरिएशन मिले। तो आफ्टर कैपेसिटर हमें अब इस तरह का कुछ आउटपुट मिलता है, आफ्टर कैपेसिटर कुछ इस तरह का आउटपुट मिलता है। चलिए, ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर लगाने से ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। सर ये लो पास हाँ, फिल्टर बोलिए। कैसे बन गया? ये हाँ, अब लो पास फिल्टर कैसे बन गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपने बताया था मुझे, आपने फिल्टर पढ़े, हाँ है सर, ना? वो तो है। कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसीज को अपने में से पास नहीं होने देता है, और हाई फ्रीक्वेंसी को अपने में से पास होने देता है इजीली, यस सर। है ना? तो कैपेसिटर के लिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा मुझे, जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो कम मिलेगा, यस सर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी कम आएगा। ओके फॉर सर। हाई फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कम आएगा, फॉर लो फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हाई आएगा। यस सर। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई पोटेंशियल ड्रॉप और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लो पोटेंशियल ड्रॉप, इसका मतलब लो पास फिल्टर। लो के लिए पोटेंशियल हाई और हाई के लिए कम, तो लो पास फिल्टर। ओके सर। ओके, तो लो पास फिल्टर था, इसमें जो आउटपुट में जो डीसी कंपोनेंट था उसकी वजह से ये एक तरह से कैपेसिटर डीसी वोल्टेज से चार्ज हो गया, और आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट था इसके अंदर, उस एसी में से हाई फ्रीक्वेंसी हट गई और लो फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन डीसी में ऐड हो गए। बताइए, कुछ क्लियर हुआ क्या? यहां से यहां कैसे बना? यस, है ना? ये सबसे ट्रिकी चीज है, बच्चों को ये समझ नहीं आता है नॉर्मली कि ये कैसे हो गया। तो ये चीज मैंने कोशिश करी बताने की। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके। सर हाँ हाँ, बोलिए। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए।
चलो वापस बता देता हूँ मैं, फिर से समझ लेते हैं अपन। जो हमारे आउटपुट पोटेंशियल था ये डीसी प्लस एसी जैसा था, जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले रिपल फैक्टर वगैरह जब पढ़ा था वहां पे, सही है क्या? Yes, sir. है ना? इसकी जो मीन वैल्यू होगी वो इसकी डीसी वैल्यू, और उस डीसी वैल्यू में हमने कुछ एडिशन करा एसी का, जिससे हमको कुछ ऐसा आउटपुट मिल गया है। जो डीसी पोटेंशियल होता है उससे तो कैपेसिटर, अगर मान लो यहाँ डीसी पोटेंशियल लगाया तो कैपेसिटर एक फिक्स वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, है ना? जो भी टाइम कांस्टेंट लग रहा होगा उससे टाइम बाद वो चार्ज हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद कैपेसिटर एक डीसी पोटेंशियल से चार्ज हो गया। अगर यहाँ सिर्फ डीसी पोटेंशियल लगाऊं तो कैपेसिटर डीसी पोटेंशियल से चार्ज हो गया, उसकी वजह से मुझे एक डीसी पोटेंशियल मिलेगा। तो अगर सिर्फ डीसी लगाता तो मुझे आउटपुट में सिर्फ ऐसा डीसी पोटेंशियल मिलता, ठीक है? लेकिन हमारा इनपुट डीसी प्लस एसी था, तो इसमें एसी में जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे, अब एसी की बात कर रहे हैं तो इसमें एसी में हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों कंपोनेंट होंगे, ठीक है? क्योंकि ये कोई प्योर साइनसोइडल तो है नहीं, तो ये एसी का हाई प्लस लो सबका एडिशन है। इसमें से जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनके लिए आउटपुट नहीं ज्यादा मिलेगा, जो लो फ्रीक्वेंसीज है उनके लिए आउटपुट मिलेगा। तो इसमें काफी लो फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन दिखेंगे मुझे डीसी की वजह से कांस्टेंट पोटेंशियल प्लस लो फ्रीक्वेंसी के एसी की वजह से ऐसा पोटेंशियल, दोनों का एडिशन हो गया, और एडिशन होकर हमें नेट पोटेंशियल ऐसा मिल रहा है। बताइए समझ में आया कुछ? Yes, sir. सर तो ये बेसिकली लो पास फिल्टर वोल्टेज के लिए है ना? यस, लो पास फिल्टर वोल्टेज की तो बात करते हैं हम। हाँ नहीं, मुझे लगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इसलिए। नहीं, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के साथ, Yes, sir. मतलब मुझे फॉर भी लो यही लगा। फ्रीक्वेंसीज वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, और हाई फ्रीक्वेंसीज वोल्टेज कम मिलेगा, ऐसा लो पास फिल्टर का मीनिंग यही होता है ना? तो एक तरह से बोल सकते हैं अपन कि लो फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया है, सॉरी अलाउ कर दिया, और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो, तो ये चीज अब शायद समझ में आ गई आपको कि कैपेसिटर लगाने से अब आउटपुट ऐसा कैसे हो गया, और ये आउटपुट आ गया, फिर तो आगे ये लगा दो सर्किट, फिर तो कुछ भी नहीं बचा, ये सर्किट लगा दो, है ना? बैटरी में वेरिएशन हो रहे, एक वोल्टेज के ऊपर ऊपर वेरिएशन हो रहे, वही तो यहाँ हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज लेवल के ऊपर ऊपर फ्लक्चुएशन चल रहे, तो ऐसा फ्लक्चुएशन चलने से कोई दिक्कत थोड़ी, हमको कांस्टेंट पोटेंशियल मिल जाएगा। बताइए, मिल जाएगा हमें कांस्टेंट पोटेंशियल? यस सर। बस ये जो सर्किट है उठा के यहाँ लगा दो आगे, तो वी विल गेट अ डीसी आउटपुट। इसके आगे मैं लगा के दिखाई देता हूँ। तो आगे अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास प्योर एसी से डीसी कन्वर्टर पूरा बन गया। तो इसके आगे हम लगा देते हैं जेनर डायोड से बना हुआ वोल्टेज रेगुलेटर, ये रहा। बस अब हमको यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल मिलता है, ये जो वी आउट आता है वो कांस्टेंट आ जाता है, सिंपल। So this is complete diagram of AC to DC converter. This is a transformer, this is a bridge rectifier, this capacitor along with the resistance is acting like low pass filter. Because of this low pass filter हमें आउटपुट अब ऐसा मिलता है। फिर ये वोल्टेज रेगुलेटर जिसने हमें कांस्टेंट पोटेंशियल दे दिया। आया समझ में ये? यस। ओके। अब इसमें सबसे मुश्किल चीज होती है ये समझना, क्योंकि इसमें ना काफी सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो कैसे मिल गया हमें। ओके, तो अभी समझाने के लिए मैंने आपको बीच में फोरियर का नाम लिया था, है ना? वो मैं और कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? लेकिन वो कई जगह आप हो सकता है सुनो, या जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आप लोगों ने वेव शिफ्टर पढ़ा है, तो वेव शिफ्टर में आपको साइनसोइडल वेव भी पढ़ाई गई है, सही है? साइनसोइडल वेव पढ़ाई गई है ना? कोई मुझे बता सकता है कि साइनसोइडल वेव ही क्यों पढ़ाई गई है? आपको किसी और दूसरी तरह की वेव क्यों नहीं पढ़ाई? एनीवन? क्या वेव साइनसोइडल ही होती है क्या हमेशा? अरे
11 पढ़े हो बच्चों आप तो यार, बताओ। दिवांश मुझे कुछ स्टेशनरी लिख के भेज रहा है, नहीं ये कोई मीनिंग नहीं है। आपने 11th क्लास में वेव चैप्टर पढ़ा है और उस वेव्स में आपको साइनसोइडल वेव पढ़ाई गई थी, ऐसी वेव पढ़ाई गई थी जिसमें वेव इक्वेशन साइन वाली आती है, तो वो क्यों पढ़ाते आपको? और दूसरी वेव इक्वेशन क्यों नहीं पढ़ाते? साइन वाली क्यों पढ़ाते? क्या दूसरी वेव होती ही नहीं है क्या? पहला क्वेश्चन मेरे, क्या ऐसी वेव नहीं होती जिसका जिसका जो ग्राफ बने टाइम के साथ वो ऐसा नहीं आए? होती है, बिल्कुल सही है ना। स्क्वायर वेव भी होती है, ट्रायंगुलर वेव भी होती है, कई तरह की वेव बन सकती है, बिल्कुल सही। तो साइनसोइडल क्यों पढ़ाते हैं आपको? साइनसोइडल के लिए क्यों चीजें सारी चीज कराते हैं? प्रैक्टिकल यूज नो, मोर कॉमन नो, मोर कॉमन भी नहीं है। नॉर्मली एडेड मतलब शेयर्स क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मली एडेड, नॉर्मली एडेड का मतलब टू वेव कंबाइन नो। भाई ट्रायंगुलर को भी दो वेव कंबाइन कर सकते हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है। द करेक्ट रीजन इज एवरी पीरियोडिक फंक्शन जस्ट एडिशन ऑफ डिफरेंट साइनसोइडल वेव। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल सही, पर्व ने सही रीजन दिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म। हम साइनसोइडल मोशन को, साइनसोइडल वेव्स को ऐड करके हम कोई भी वेव बना सकते हैं, प्रोवाइडेड द पीरियोडिक हो। हर पीरियोडिक वेव डिफरेंट साइनसोइडल वेव को ऐड करके बना सकते हैं। सो एवरी वेव, चाहे वो ट्रायंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, कैसी भी वेव बन रही है उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारी साइनसोइडल वेव एक साथ चल रही है। साइनसोइडल वेव का एडिशन था जिससे वो वेव बन गई थी। समझे? इसी समझ में? बोलिए, आया कुछ, आया कि नहीं आया? नहीं आया। साइनसोइडल वेव्स का एडिशन करके हम कोई भी पीरियोडिक वेव बना सकते हैं, कोई भी पीरियोडिक वेव बना सकते हैं। जैसे आपको अगर मैं अगर यहाँ बना के दिखाऊं, सपोज एक पीरियोडिक वेव ऐसी है, दिस इज अ पीरियोडिक वेव। ऐसी पीरियोडिक वेव हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। बोलिए, हो सकती है ना? बिल्कुल सही, हो सकती है ऐसी। ये वेव दो साइनसोइडल वेव का एडिशन, दिस इज एडिशन ऑफ टू साइनसोइडल वेव। आप देखिए इसके अंदर एक वेव ऐसी चल रही है, देखिए ब्लू कलर में वेव दिखा रहा हूं मैं, एक ऐसी वेव है ना ब्लू कलर में जो बनाई, उसके साथ में एक वेव और है इस तरह से कुछ, समझे? ग्रीन कलर में जो दूसरी वेव बना रहा हूं, जो मैंने ब्लू कलर में वेव बनाई और ग्रीन कलर में वेव बनाई, इनको ऐड करेंगे तो जो पहले ब्लैक कलर में वेव बनाई थी ना वो बन जाएगी, ये ब्लैक कलर की वेव। ऐसा समझ में आ रहा है कि ब्लैक कलर की वेव बन जाएगी इनको ऐड करके, ब्लू और ग्रीन को? आया ना? आ रहा है नहीं आ रहा है क्लियरली बताओ। तो नहीं आ रहा तो अच्छे से दूसरा डायग्राम बना के समझते। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, आ रहा है। आ रहा है, ओके धन, थैंक यू। तो जैसा एक छोटा सा एग्जांपल लिया है तो मैंने, पर फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर ने जो कहा था वो बहुत वर्सेटाइल है। आप कोई भी एक पीरियोडिक वेव बनाओ, कैसा भी शेप बनाओ उसका, आपको ट्रायंगुलर बनाना है ट्रायंगुलर बनाओ, स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बनाओ, उन सबको आप है ना डिफरेंट साइनसोइडल वेव के एडिशन से बना सकते हो। आपको साइनसोइडल वेव का एडिशन करना है तो एनी पीरियोडिक वेव फंक्शन, कोई भी पीरियोडिक वेव फंक्शन, it can be written as summation of sinusoidal waves, ओमेगा टी माइनस के, ऐसा ऐसे साइनसोइडल वेव का एडिशन कर दो जिसमें एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग होगा और सबकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है अलग अलग हो,
इनका एडिशन कर दो, है ना, के आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा करेंगे तो इन सबका एडिशन i इक्वल टू 1 to n ऐसा कुछ। तो बहुत सारी साइनसोइडल वेव है हमारे पास, a1 sin ओमेगा 1t माइनस k1x, दूसरी है a2 sin ओमेगा 2t k2x, तीसरी में a3 आ गया, ओमेगा 3 हो गया और k3 हो गया। तो ऐसी बहुत सारी साइनसोइडल वेव है, ऐड करो तो आप कोई भी टाइप की वेव बना सकते हो। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा करके हम कोई भी टाइप की साइनसोइडल वेव बना सकते हैं। इसी का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है, आपने एसएचएम जो पढ़ा था चैप्टर 11th में, आपने एसएचएम पढ़ा है, तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन ही क्यों पढ़ाया, बाकी हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं पढ़ाते? आपके कोर्स में सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है? क्या हार्मोनिक मोशन और नहीं होते क्या? पहली चीज आपको पता है हार्मोनिक मोशन और भी होते हैं? आपको हार्मोनिक मोशन पता है क्या होता है? रुशन बोल पाएंगे हार्मोनिक मोशन क्या होता है? हार्मोनिक मोशन ध्वनि कोई भी सर बच्चा जिसमें फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। कह सकते हैं ऐसा मोशन जिसमें रिस्टोरिंग टाइप का नेचर हो और पार्टिकल को वापस लाने जैसा हो और जितना डिस्प्लेसमेंट उसके प्रोपोर्शनल फोर्स, तो ऐसे केसेस में मोशन हार्मोनिक हो जाता है। तो हार्मोनिक में जो सबसे सिंपल केस होता है वो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना, डिस्प्लेसमेंट के किसी पावर के नहीं, ओनली डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना, कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी तरह के हार्मोनिक मोशन होते हैं, जो भी टू एंड फ्रो मोशन होगा मीन पोजीशन के अबाउट, वो सारे मोशन जो होते हैं वो सब हार्मोनिक मोशन। इस तरह से इन सभी हार्मोनिक मोशन को बाय फोरियर ने जो कहा था वो कॉन्सेप्ट लगा दो तो सबको सिंपल हार्मोनिक मोशन के एडिशन के फॉर्म में तोड़ सकता हूं। एवरी हार्मोनिक मोशन इज जस्ट एडिशन ऑफ डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन which is a periodic motion, it is also addition of two simple harmonic motion, one along y axis, one along x axis। x axis y axis along simple harmonic motion को जोड़ दूं तो मैं सर्कुलर मोशन बना सकता हूं। ये सुना है आपने ऐसा कभी? यस सर, यस सर। हाँ, तो अभी जैसा मैंने कहा कि ये आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से शायद आप रिलेट कर पाओगे। अब मैं इसे जनरलाइज कर रहा हूं, हर मोशन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एडिशन ही होता है। हर मोशन इज जस्ट एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए उसे आपको पढ़ाया गया। समझ में आई कुछ बात? हार्मोनिक मोशन में कोई भी हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ाया, सिर्फ सिंपल हार्मोनिक पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है, दिस इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। दैट्स व्हाई सेम कॉन्सेप्ट वेव्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई। हर तरह की जो वेव है वो बेसिकली साइनसोइडल वेव का एडिशन है। तो साइनसोइडल वेव को अच्छे से सीख लो, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जान लो, तो सारी वेव समझ में आ जाएगी एक तरह से, क्योंकि सारी वेव क्या है, बस साइनसोइडल का एडिशन ही तो है। ये समझ में आया? यस सर। ओके, ये 11th क्लास में पढ़ाते हैं, मैं तो बताता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो हर वेव जो होती है इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ डिफरेंट साइनसोइडल वेव, इसीलिए साइनसोइडल वेव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ लगाया। दिस इज अ वेव, दिस इज ऑल्सो एडिशन ऑफ डिफरेंट साइनसोइडल वेव। इसमें इसका जो मीन वैल्यू होगी, जो डीसी वैल्यू होगी वो लिखो, प्लस साइनसोइडल वेव को जोड़ दो, तो इससे अपन ऐसा वेव बना सकते हैं। इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है वो कैपेसिटर ने ब्लॉक कर दी और लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करा, इसलिए आउटपुट ऐसा आ गया। डीसी प्लस एसी में हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो गई, लो फ्रीक्वेंसी अलाउ हुई, इसलिए आउटपुट ऐसा आ गया। समझे? चलिए, है ना, ये 4 ईयर का बहुत काम की चीज है बच्चों। अभी कम्युनिकेशन चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है, वो अगर होता ना तो मैं वहाँ ये तो, जो भी जिससे मैंने कहानी बोली है ये सब तो जरूरत होती है जानने की। अभी तो आपको जानने की जरूरत नहीं थी, अभी तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने इतना सब बताया आपको, पर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तो मस्ट हो जाता है ये जानना। ओके, तो इसका रीजन क्या था ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, कि ये जो पोटेंशियल का हमारा आउटपुट था, दिस इज नथिंग बट अ डीसी वैल्यू प्लस एसी वैल्यू, एंड दैट एसी हैज डिफरेंट साइनसोइडल वेव। आउट ऑफ दिस साइनसोइडल वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी की होगी वो हट गई, लो फ्रीक्वेंसी वाली बची, प्लस डीसी बची। तो डीसी प्लस लो फ्रीक्वेंसी की एक वेव थी, जुड़कर अब हमें ऐसा आउटपुट मिल रहा है। डीसी प्लस लो फ्रीक्वेंसी की वेव है, जुड़कर हमें ऐसा आउटपुट मिल रहा है कैपेसिटर लगाने के बाद। एंड आफ्टर भी हमने एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जो प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट कर रहा है चीजों को।
ओके चलिए, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी जेनर डायोड पढ़ा, जेनर डायोड का एप्लीकेशन पढ़ा, रेक्टिफायर पढ़ा, इतनी चीजें अपन पढ़ पाए। और ये एंड में अपन ने कुछ चीजें पढ़ी कि व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सब पढ़ा। पर हैंड्रेस करा बोलिए जल्दी। सर वो कैपेसिटर की वर्किंग अभी भी समझ नहीं आई। कौन से? इसकी कैपेसिटर की? यस सर, वापस एक बार आप रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये जो आउटपुट पोटेंशियल है ये डीसी प्लस एसी है, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है ना? इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास एक डीसी कांस्टेंट पोटेंशियल था जिसमें हमने वेरिएशन ऐड करे। अब जो कांस्टेंट पोटेंशियल था उसको अगर कैपेसिटर के अक्रॉस लगाएंगे तो उससे तो हमें वही आउटपुट मिलेगा कांस्टेंट वाला। तो मुझे एक कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा था डीसी की वजह से, पर एसी भी था वहां। तो एसी में जो लो फ्रीक्वेंसी थे वही कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे अपन को हाई पोटेंशियल ड्रॉप देंगे और हाई फ्रीक्वेंसी वाले लो पोटेंशियल ड्रॉप देंगे। तो अब कैपेसिटर में मैं सबको एक एक करके अगर बताऊं, मुझे जो इस आउटपुट पोटेंशियल में जो डीसी कंपोनेंट था उसकी वजह से एक डीसी पोटेंशियल मिल रहा है। इस आउटपुट पोटेंशियल में जो लो फ्रीक्वेंसी का एसी था उसकी वजह से लो फ्रीक्वेंसी का एसी पोटेंशियल मिल रहा है। और इस आउटपुट पोटेंशियल में जो हाई फ्रीक्वेंसी था वो कैपेसिटर ने अपने में से इजीली अलाउ कर दिया, तो उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है डीसी प्लस लो फ्रीक्वेंसी एसी। ऐड करो इनको जब ऐड करा मैंने, अभी इसको बना के रखता हूँ, ऐड करके ऊपर बना देता हूँ। तो दिस प्लस दिस ऐड करा तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल गया, ऐसा ये ग्रीन कलर का फाइनल आउटपुट मिल गया। तो आफ्टर कैपेसिटर जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप यहां दिखता है उसका अगर मैं प्लॉट करूं विद टाइम, आफ्टर कैपेसिटर जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें दिख रहा है उसको प्लॉट करूं विद टाइम, तो वो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है? ओके सर, क्लियर है। ओके चलो, एक तरीके से और बता देता हूं इसको ना, एक तरीका और हो सकता है समझने का कि कैपेसिटर के यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप था ऐसा था, कैपेसिटर को एक तरह से ऐसा पोटेंशियल लगा के दे दिया, और कैपेसिटर आप जानते हैं आरसी सर्किट में वो धीरे धीरे चार्ज होता है फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। तो एक समझने का ये भी तरीका है कि पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर पोटेंशियल तुमने कम कर दिया लेकिन कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, फिर अचानक पोटेंशियल फिर बढ़ गया, फिर कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, और डिस्चार्ज वो धीरे धीरे होगा। तो इसलिए हमको कुछ ये ऐसा आउटपुट मिल गया, ये ऐसा कुछ ऐसा भी सोच सकते हो आप कि कैपेसिटर पहले चार्ज हो रहा है, फिर आपने पोटेंशियल कम कर दिया लेकिन कैपेसिटर अचानक से डिस्चार्ज तो होगा नहीं, धीरे धीरे पोटेंशियल कम होगा उसका। कैपेसिटर और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगो तो भी कम होता है धीरे धीरे। तो यहाँ तो आपने पोटेंशियल एकदम जीरो भी नहीं करा है, आप धीरे धीरे पोटेंशियल कम कर रहे हो, लेकिन कैपेसिटर की वजह से और स्लोली कम होगा पोटेंशियल। तो आपको ऐसा कुछ स्लोली कम होते हुए ये मिला, और फिर इतनी देर में आपका पोटेंशियल फिर बढ़ गया, फिर चार्ज होने लगा। तो कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाएगा फाइनली, ऐसा भी सोच सकते हो आप। चलिए, पर एंड्रेस करा बोलिए। चलिए, शायद पहले का करा हुआ होगा वो। ओके, ये दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं आप। ये समझ में आ रहा है सेकंड तरीका? सर हाँ बोलिए। सर, अगर अपन कैपेसिटर की जगह मान लो इंडक्टर लगा देते तो क्या चेंज आ जाता? हाँ, इंडक्टर लगा देते तो इंडक्टर क्या करती है, लो फ्रीक्वेंसीज को तो अपने से क्या करती है, ब्लॉक इजीली अलाउ कर देती है, और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक, हाँ हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करती है। अब इंडक्टर लगी होती ना तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो होता इंडक्टर की वजह से, यहाँ जो डीसी पोटेंशियल होता, डीसी पोटेंशियल अगर इंडक्टर लगा दो तो क्या होता है, उसका तो करंट बढ़ते ही जाता है ना, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डीसी वाला प्लस हाई फ्रीक्वेंसी मिलता। तो इंडक्टर की वजह से मुझे बहुत हाई फ्लक्चुएशन मिलते हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत हाई फ्लक्चुएशन मिलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का ये एसी बजता तो हाई फ्रीक्वेंसी के फ्लक्चुएशन मिलते हैं। यस सर। समझ में आ रहा है? यस। तो जैसे डीसी को हाँ। एसी में कन्वर्ट कर दिया वैसा टाइप का कुछ? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया वैसा टाइप कुछ नहीं। डीसी को एसी में कहाँ कन्वर्ट करा अपन ने कभी, मतलब क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया मुझे। उसमें इंडक्टर वाला जो अभी किया उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज मिल रही थी उस, हाँ, उसमें क्या हो जाएगा, ये जो मैं स्मूथ वेरिएशन ऐसे दिखा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ऐसे हाई फ्लक्चुएशन दिखेंगे मुझे, बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सर हाई मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले एसी प्लस डीसी था, अब यहाँ पर एसी डोमिनेट करने लग जाएगा ना इंडक्टर वाले में। हाँ बिल्कुल सही, इंडक्टर की वजह से एसी डोमिनेट कर जाएगा, बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल सही।
चलिए बच्चों, तो काफी डिस्कशन हो गया इस पे। अब आप बस याद रखो, जितना समझ में आ गया ठीक, नहीं आया तो फिलहाल याद रखो। आपसे कोई नहीं पूछने वाला ये कि कैपेसिटर से ऐसा क्यों हुआ, कोई नहीं पूछता है, ठीक है। फाइनली हमें याद होना चाहिए कि जो हमारा आउटपुट ऐसा होता था साइनसोइडल का मॉड, उसका अब ऐसा आउटपुट मिलता है आफ्टर कैपेसिटर, ठीक है। तो फिर जेना डायोड लगा के हमने उसको डीसी बना दिया। चलिए, तो ठीक है, आज के दिन यही रुकते अपन। अब इसके आगे हमारे स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ना बचे हैं। थोड़ा शोर आ रहा होगा, सॉरी। एलईडीज बाकी है पढ़ना, फोटो डायोड पढ़ना बाकी है, सोलर सेल पढ़ना बाकी है। 3 स्पेशल डायोड बच गए हमारे, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड फिर ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। पूरा थ्योरी है बच्चों, सेमीकंडक्टर थ्योरी आपको रोज एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए अच्छे से। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको रोज याद करो और पुराना भी याद करते जाओ। क्लियर? Yes. ओके, साथ साथ करते जाना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सबको। Thank you, sir. थैंक यू। और आपने देखा होगा, एक सेकंड।